So, in the last class, we studied about the resistance to change. Okay, so we also studied about the why individuals they resist against certain changes in the organization. अब वहां से आगे हमें स्टार्ट करना है कि क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीपल रेसिस्ट टू चेंज. Okay, so hello all, myself Sumit and I'm teaching you complete RBI Grade B management lecture and it is available for free on our YouTube channel. So whosoever is new, you guys can join us on our Telegram channel t.me/writed reg. Or if you want more detail about the course we are offering, you can ping on 8083317029. So this is our number, our company number. You can ping over here too. Okay. So apart from individuals, organizations वहाँ पे भी we see कि there are certain resistance to change. ठीक है. तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो डिजाइन ही होते हैं ऐसे ऐसे डिजाइंड है कि जो क्या होता है इनोवेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्करेज करते हैं. ठीक है. तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि यहाँ पे मैकेनिज्म या फिर यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा डेवलप हो गया है कि पीपल वर्किंग ओवर हियर आर वेरी मच डिफेंसिव इन नेचर. अच्छा, अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप कर लिए कि आप कोई भी बदलाव के अगेंस्ट डिफेंसिव खेल रहे हो, तो व्हाट इज हैपनिंग कि आपकी जो आपका जो एक नेचर है इंसान का चीजों को अडेप्ट करने का, वो अडेप्टेबिलिटी वाली जो चीज है वो खत्म हो जाएगी. तो क्या मेजर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेसिस्टेंस फॉर चेंज इज देयर. तो पहला प्रॉब्लम क्या है, पीपल हैड दिस बिलीफ है ना, देयर इज थ्रेट टू देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस. ठीक है. इट इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप किसी चेंज को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ है ना, वो किस तरीके से सक्सेसफुल इंप्लीमेंट होगी जब टॉप मैनेजमेंट उस चीज़ को सपोर्ट करे, अगर सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना है. ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या है कि जो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं दे माइट रेसिस्ट टू चेंज. ठीक है. अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो चेंज है उनके जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए थ्रेट है, ठीक है, या फिर उनके अथॉरिटी के लिए थ्रेट है, या फिर जो भी वो प्री एग्जिस्टिंग जो नोशंस थे, प्री एग्जिस्टिंग जो उनका काम करने का तरीका है उसके लिए थ्रेट है, तो वो इस चीज के अगेंस्ट चले जाते हैं. ठीक है. तो इट्स अ प्रॉब्लम. सेकेंड फैक्टर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब अच्छा, इसमें और भी चीजें हैं कि उनको ये लगता है कि जो जो नया इंडिविजुअल आ रहा है, मे बी नॉलेज, स्किल, एग्जिस्टिंग पावर, इन सबको लेके भी प्रॉब्लम हो सकता है. सेकेंड फैक्टर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. खास करके ये जो प्रॉब्लम आता है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स में, है ना, ब्यूरोक्रेसी में क्या है कि जनरली दे आर नेचुरली रेसिस्टेंस टू चेंज, उनको बदलाव बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे क्या है, द कम्युनिकेशन चैनल इज वेरी रिजिड. ठीक है. रूल्स आर वेरी मच डिफाइंड एंड द थिंग इज कि very strict procedures that are existing that actually limits the flexibility or limits innovation in the organization. ठीक है. ऐसे सिस्टम में अगेन है ना होता क्या है कि कि अगर चेंज इंप्लीमेंट किए जाते हैं तो वो चेंजेस हो सकता है कि हायर अथॉरिटी जो है हायर लेवल पे वो चीजें ब्लॉक हो रही है. ठीक है. अनलेस और अनटिल जो टॉप लीडरशिप है वो खुद इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रही हो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट. आई होप अभी तक यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, सो वेरी बेसिक थिंग्स. ठीक है. देखो, एक और चीज हो सकता है कि आप बदलाव की बात कर रहे हो बट हो सकता है कि आपने उतनी फाइनेंशियल जो है सपोर्ट जो चाहिए वही प्रोवाइड नहीं किया. ठीक है. या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड नहीं किया, या फिर जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए वो नहीं किया. ठीक है. तो चेंज में अक्सर व्हाट वी नीड, हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ना, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं. बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कह तो दिया कि हम जो है चेंजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि देर आर शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, देर आर शॉर्टेज ऑफ अदर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड. ठीक है. अच्छा, संक कॉस्ट. रेसिस्टेंस इसलिए भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया हो जो प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम है. ठीक है. मे बी एम्प्लॉय के स्किल पे या एसेट्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे. ठीक है. तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि अब इन सारी चीजों के बाद अगर आप चेंज लेके आ रहे हो, तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसकी वैल्यू कम हो सकती है, ऑब्सोलीट हो सकता है. ठीक है. तो इसीलिए कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अक्सर है ना वो क्या प्रेफर करती हैं, वो प्रेफर करती हैं कि जो एग्जिस्टिंग जो मेथड रहा जहाँ पे हमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए उन सारी चीजों पे ही हम लोग टिके रहते हैं, रादर देन ये जो नई ऑल्टरनेटिव जो महंगी ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं उनको लेने के.
ठीक है? तो इन ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर से समझ में आता है कि क्यों कोई इंस्टीट्यूशन कभी-कभी जो है चेंजेस के अगेंस्ट चले जाते हैं। अब हम इस चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे? हाउ डू वी ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज? देखो, ये चीज़ लार्जली डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, है ना? कि हम, है ना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये वेदर इट इज़ रैशनल इन नेचर और, है ना, इमोशनल इन नेचर। ठीक है? जो भी रेजिस्टेंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पीपल आर गोइंग अगेंस्ट एनी सच चेंज, है ना? वो कितने प्रॉपर तरीके से मैनेज हुआ है, ठीक है? अगर द फैक्ट इज़ दैट कि अगर, है ना, अगर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के लिए, है ना, अगर हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को अरेंज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हाँ, भले हमने चेंज इम्प्लीमेंट किया, बट वो चेंज जो है हमारे लिए किसी काम का नहीं है। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज इज़ ऑल्सो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट जो है, वो एम्प्लॉइज़ को इनकरेज करे कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करो, ठीक है? रादर देन कि आप कह दो कि हाँ, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, नहीं। रादर एक्सेप्ट द चेंजेस विलिंगली, ठीक है? इससे क्या होगा? इससे रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, ठीक है? चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, ग्रुप लेवल पे हो, और इससे फ़ायदा अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को होगा, ठीक है? तो चूँकि ऑर्गेनाइज़ेशनल चेंज जो है जनरली होता क्या है कि हर एक एम्प्लॉयी को अलग-अलग तरीके से अफ़ेक्ट करता है, और इसीलिए जितना भी रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनाइज़ेशन में, वो मोस्टली इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ठीक है? तो अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे रेजिस्टेंस हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? व्हाट ऑल मेथड्स आर देयर? ठीक है? तो पहला सॉल्यूशन क्या है? प्रॉपर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? सबसे इफेक्टिव टेक्नीक है ना? अगर रेजिस्टेंस को खत्म करना है। एम्प्लॉइज़ को बताओ कि ये जो चेंज हो रहा है, इसका नेचर क्या है? क्यों कर रहे हैं और कितना टाइम लगेगा? ठीक है? इसके इम्प्लीमेंटेशन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं? सारी चीज़ें, ठीक है? क्यों हम बदलाव कर रहे हैं? ये सी चीज़ समझानी होंगी। प्लस ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, काउंसलिंग प्रोवाइड करो, ताकि एम्प्लॉइज़ का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस चेंजेस दैट शुड गेट चेंज्ड, ओके? देन एम्प्लॉइज़ को पार्टिसिपेट कराओ, इनको इन्वॉल्व कराओ इन सारी चीज़ों में, ठीक है? आप टॉप ऑर्डर पे बैठे हो, आपने कोई चेंज बोल दिया कि ये चेंज होना चाहिए, देन यू आर लाइक कर दो। नो, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट, ठीक है? द थिंग इज कि एम्प्लॉयज को विल हैव टू इन्वॉल्व इन ऑल दिस थिंग्स, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में। इससे फायदा क्या होता है कि दे ऑल्सो फील वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और उससे क्या होगा कि जब आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ऑपोजिशन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, ठीक है? आप उनसे डिस्कशन करो, उनके साथ बातचीत करो, है ना? एम्प्लॉयज को ये मौका दो इन सारी चीज़ों को समझने का और समझाने का, उनको ओनरशिप दो। सो इससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों से होता क्या है कि एम्प्लॉयज जो है वो खुद ही एक्सेप्टेंस वाले मोड में चले जाते हैं। दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, ठीक है? जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। देन कमिटमेंट, दिस थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? पार्टिसिपेशन के बियॉन्ड जाओ, और ठीक है, क्या करना है आपको? आपको सिक्योर करना होगा कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, दे आर अग्रीइंग टू सपोर्ट द चेंज दैट इज हैपनिंग, ठीक है? अब ये करने के लिए क्या करना होगा? पब्लिकली यू विल हैव टू कमिट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? इससे क्या होता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो स्ट्रांग होती हैं, और रेसिस्टेंस के चांसेस घटते हैं। तो कंटिन्यूअसली आपको ये एफर्ट डालना पड़ेगा। प्लस जब भी चेंज हो रहा हो, उस समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लीडरशिप है वो कैसी है, ठीक है? जितना इफेक्टिव लीडरशिप होगा, उतना ही फायदा होगा चेंज इंप्लीमेंट करने में। मैनेजर्स जितने भी हैं, उनकी ये ड्यूटी है और उनको ये करना भी चाहिए, है ना, कि दे शुड रिलाई ऑन द पर्सनल इन्फ्लुएंस। अपना इन्फ्लुएंस छोड़ो अपने एम्प्लॉय पे, उनके साथ बातचीत करो, उनको मोटिवेट करो, रादर देन जस्ट यूजिंग द अथॉरिटी है, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। इससे बेटर है कि आप उनको समझो और फिर चीजें इंप्लीमेंट करो, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ओके? नाउ ग्रुप लेवल पे क्या एफर्ट्स डाले जा सकते हैं, ठीक है? देखो, जो भी ग्रुप लेवल एफर्ट है, वो कब इंपॉर्टेंट है, कब यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है? जब वो चेंज जो भी हो रहा है, वो एक लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे कि पॉलिसी बदल रहा है, प्रोसीजर बदल रहे हैं, या फिर इंसेंटिव का सिस्टम बदल रहा है। इसमें पूरा कंपनी की सारी चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है?
तो भले ये फैक्ट है कि हर एक इंडिविजुअल अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से वो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है, ठीक है? बट जनरली जब रिएक्शन आप देखोगे तो वो ग्रुप के थ्रू ही आता है, बिकॉज़ पूरे ग्रुप के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसीलिए रेजिस्टेंस को अगर मैनेज करना है ग्रुप लेवल पे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है रादर देन वन टू वन सबको सुनना, ठीक है? तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप्स के, है ना? जब इस चीज़ को ओवरवेल्म ओवरकम करना हो। तो कार्टराइट के हिसाब से देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट कैन बी डन। फर्स्ट थिंग कि चेंज जो है कब इफेक्टिव होगा, जब दोनों चेंज एजेंट और जिनके ऊपर चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों सेम ग्रुप से हों। ऐसा ना हो कि जो चेंज एजेंट है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही ना हो रहा हो चेंज का, ठीक है? दूसरी चीज़ कि जो ग्रुप कोहेसन है, दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और इट शुड बी कि हाँ, लोगों को लगे कि वी बिलॉन्ग टू दिस चेंज, है ना? वी बिलॉन्ग टू ऑल दिस सिस्टम। तो इससे क्या होगा कि उनके लिए भी आसान होगा चेंज को इम्प्लीमेंट कराना, ठीक है? अच्छा, साथ ही साथ कहता है कि ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या होगा ग्रुप के लिए, है ना? वो उसके मेंबर्स का कि उनके बिहेवियर के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस हो, है ना? जो भी ग्रुप्स हैं, वो अपने मेंबर्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक-दूसरे का एटीट्यूड एक जैसा, है ना? और जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेके डिस्कशन पॉइंट पे एक एक कॉमन एग्रीमेंट एंड दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स जब होंगी, तो ये आसान हो जाता है चेंज को इम्प्लीमेंट कराना इन द ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? कई बार तो ऐसा भी होता है कि देखो यार, अगर तुम लोग ये अगेंस्ट जा रहे हो, ये चेंज के खिलाफ हो, तो इट माइट हार्म योर ग्रुप्स इमेज। तो समटाइम्स दैट दैट थिंग आल्सो प्लेज कि देख भाई, ठीक है, तुम्हें हो सकता है इंडिविजुअली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बट अगर तुम इस तरह के एडजस्टमेंट्स कर लोगे, तो ओवरऑल हमारे ग्रुप का जो इमेज है, जो इन्फ्लुएंस है, वो चीज़ बचा रह जाएगा। तो वैसे भी आप जो है ना, उस तरह के रोल्स प्ले करके इट कैन बी डन, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा कि जो चेंजेस हैं, ऐसे चेंजेस जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं किससे, जो भी एस्टेब्लिश्ड ग्रुप नॉर्म्स हैं उससे, तो वहां पे ज्यादा चांस है कि रेसिस्टेंस हो पूरे ग्रुप के थ्रू। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, है ना, मैनेजमेंट जो है दो मेजर स्ट्रैटेजीज अपना सकती है। एक है ग्रुप कांटेक्ट, और है एक है ग्रुप डायनेमिक्स ट्रेनिंग। तो ग्रुप कांटेक्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव से। एक एक इंडिविजुअल से बात करने के बजाय उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे बात करेंगे, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा कि ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव आया, उनकी बात सुना, प्लस जो मैनेजमेंट है वो अपना पर्पस, बेनिफिट और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें मैनेज उस उस व्हाट वी से रिप्रेजेंटेटिव को समझा दिया, ठीक है? और थिंग्स बिकम इजी, फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरे के पूरे ग्रुप को चीजें समझा रहा है, ठीक है? इससे फायदा क्या होता है कि इससे फायदा ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ठीक है? एम्प्लॉय जो है वो अब एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेज पहला, इजियर कम्युनिकेशन। एक ही बार में एक लीडर से बात कर लो, और वो लीडर जो है ना, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन की तरह बाकियों से बात कर लेगा, ठीक है? प्लस ग्रुप जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एनालिसिस तेज होता है, बिकॉज ग्रुप ने वो कर रखा है, रिप्रेजेंटेटिव ने वो सामने रख दिया, ठीक है? और प्लस मान लो कि लीडर कुछ पॉइंट्स पे अग्री किया, और लीडर के इस पॉइंट से 50 लोग जो हैं इन्फ्लुएंस्ड हैं, दो चार लोग नहीं है, तो हो सकता है कि क्या होगा, ये जो 50 लोग इन्फ्लुएंस्ड है, इन लोगों ने इनके ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ दिया लीडर वाली बात का, एंड इट कैन बी इजीली सॉर्टेड आउट, ठीक है? वो ग्रुप कॉन्टेक्ट हो गया। सेकंड तरीका जो है वो है ग्रुप डायनेमिक्स ट्रेनिंग फॉर चेंज, ठीक है? क्या है कि वी कैन आल्सो प्रोवाइड व्हाट ट्रेनिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द डायनेमिक ग्रुप, ठीक है? तो जैसे क्या इनको कर सकते हैं, हम लोग रोल प्ले करा सकते हैं कि अच्छा चलो, आप जो है ये टॉप मैनेजमेंट वाले यहाँ पे बैठो, और अब आप यहाँ से समझो कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है? उसके अलावा ये जो मामला है, ये जो चेंज है वो कितना ये है, तो सेंसिटिविटी के बेसिस पे, है ना, उसको आप करा सकते हो, ठीक है? देन साइको ड्रामा में क्या होता है कि यहाँ पे, है ना, अगेन रोल प्लेइंग जैसा होता है, बट साइकोलॉजिकल होता है, एंड पीपल आर बीइंग प्रोवाइडेड सर्टेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर आपको एक्ट करना होता है टू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। इससे एम्प्लॉयज खुद ब खुद समझ जाते हैं कि चेंज की रिक्वायरमेंट है क्यों, और वो एडजस्टमेंट्स को फिर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं मेंटली, ठीक है? चलो, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैनेजमेंट ऑफ चेंज। कैसे इस चीज को मैनेज की जाए, ठीक है? तो ये जो मैनेजमेंट ऑफ चेंज है,
ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और यहाँ पे यू नीड टू एनालाइज, अंडरस्टैंड, प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये करने के लिए, चूंकि आप इंस्टेंटली तो कर सकते नहीं हो, नूडल्स जैसा थोड़ा है कि 2 मिनट में डाला, बनाया और बना के खिला दिया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सॉरी, इसमें होता क्या है कि 6 मेजर स्टेजेस के थ्रू ये चीज की जाती है। पहला काम हम क्या करेंगे कि चेंज की रिक्वायरमेंट क्यों है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, वी विल डिटरमाइन कि हाँ चेंज नेसेसरी है या नहीं। ठीक है, अब अगर चेंज जो है मीनिंगफुल होगा तो व्हाट विल सी कि इसको सपोर्ट मिल रहा है, बट अगर अननेसेसरी है तो फिर विल सी कि रेसिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं हम लोग, चेंज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू फीडबैक सिस्टम और गैप एनालिसिस। ठीक है, किसके किसके बीच, गैप एनालिसिस बिटवीन डिजायर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमें जो है ये एक्स वाई जेड नंबर चाहिए बट हमें मिला ए बी नंबर, तो ये जो है हमारा डिजायर्ड था, ये एक्चुअल है, इसके बीच में ये गैप है और इसी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब इसमें भी ट्राई टू आइडेंटिफाई थ्रू अदर इंडिकेटर्स। हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा हो, प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा हो, एम्प्लॉयज जो है छोड़, टर्नओवर हो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रोल को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी होगी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, देन सेकंड स्टेज में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें चेंज करनी है। ठीक है, सो वंस वी आइडेंटिफाई द नीड, मैनेजमेंट को ये चीज आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या इसकी जरूरत है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होते हैं वो 3 मेन एरियाज में होते हैं। एक तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, है ना, जॉब का जो भी डिजाइन है, जो पॉलिसीज है, कोऑर्डिनेशन है, अथॉरिटी, ये सारी चीजों में बदलाव। ठीक है, दूसरा जो है टेक्नोलॉजी की चेंजेस की जरूरत है, डू वेदर डू वी नीड एआई और वी नीड मैनुअल लेबर एंड वॉट एवर द थिंग्स, हमें किस किस तरह के इक्विपमेंट की जरूरत है, क्या प्रोडक्शन मेथड हमें अपनाना चाहिए जिससे चीजें आसान हो, इंजीनियरिंग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस करने हैं। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट पीपल, है ना, अब स्किल्ड लेबर कितने चाहिए, सेमी स्किल्ड कितने चाहिए, किस तरह के बिहेवियर वाले चाहिए, एटीट्यूड और उनका इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए, क्या वो मोर मार्केटिंग ओरिएंटेड होने चाहिए, क्या वो मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड होने चाहिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स, ये सारे डिमांड समझने के बाद दीज थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, चेंज के लिए प्लान करना। ठीक है, क्या डिसाइड करते हैं हम इसमें, सबसे पहला चीज तो ये डिसाइड करना है कि कौन होगा जो चेंज एजेंट बनेगा। ठीक है, फिर कब होगा, चेंज इंप्लीमेंट कब होगा, है ना। सो पहला हो गया हु, देन है व्हेन एंड देन हाउ, कब होगा और कैसे होगा, ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के फॉर्म में डिफाइन करना होगा, है ना, टाइमलाइन के फॉर्म में चीजें समझनी होगी। ठीक है, ऑल्सो इसमें इन सारी चीजों में मैनेजर्स को ये भी समझना होगा कि कितना रेसिस्टेंस हो सकता है ना, रेसिस्टेंस लेवल क्या होगा, अगर ये चीज भी आप आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, तो ये और आसान होगा, क्योंकि जैसे आप समझ जाओगे तो फिर आपको पता है कि हमें कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, हमें क्या क्या रिसोर्स लगेंगे, सो ऑल दिस थिंग्स आर इजीली आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, क्या चेंज फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने से पहले मैनेजमेंट को यह भी समझना होगा व्हाट ऑल ड्राइविंग फोर्सेस आर वर्किंग ओवर हियर। ठीक है, तो व्हाट ऑल ड्राइविंग फोर्सेस आर देयर जो कि चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से हैं जो रिस्ट्रेन कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो कर्ट लेविन का जो फील्ड थ्योरी है उसके बेसिस पे, है ना, हम लोग समझते हैं इस चीज को कि, है ना, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जो भी हमारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हम पॉजिटिव में हैं, तो उसको एक काम करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, इसको और मजबूत करते हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे पोजीशन पे होंगे। ठीक है, जो भी रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस हैं उनको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, यहाँ पे निगेटिव वाली चीज होगी उसको घटाओ, उसको कम करो, ताकि ऑब्स्टेकल्स कम आए। ठीक है, या फिर अगर रेसिस्टेंस बहुत हो रहा है तो एक काम करते हैं, अभी के लिए चेंज को पोस्टपोन कर देते हैं, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम फिर जब ट्रेनिंग वगैरह दे देंगे, एम्प्लॉयज इस बात को समझ जाएंगे, तो फिर हम इस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी होता है असेसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, चेंज का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब एक बार जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस बन गई, ठीक है, हम समझ गए कि हाँ इस इतना लेवल ऑफ रेसिस्टेंस होगा, इतना लेवल ऑफ सपोर्ट होगा, ये प्लस पॉइंट होंगे एंड ऑल दोस थिंग्स, तो फिर क्या होता है, चेंज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है ना, एक प्रॉपर टेक्निक, है ना, ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करके, ये सारी चीजें करके, एंड देन जब ये सब हो गया तो फिर बाद में लेना होता है फीडबैक,
जो मैं हर क्लास में आपसे कहता हूँ, ठीक है? फीडबैक एंड फॉलो अप एक्शन, है ना? जब हम कंटिन्यूअसली चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि पॉज़िटिव चीज़ें क्या हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, ठीक है? और फिर चेंज को इम्प्लीमेंट करना इज़ मोर ईज़ी। तो मैनेजमेंट जो है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो सारे रिज़ल्ट्स को इवैल्यूएट करे, है ना? जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं, उसको फिक्स करे एंड देन जो भी फर्दर एक्शंस हैं, उसको इम्प्लीमेंट करे। ओके? चलो, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज़ेशनल डेवलपमेंट। ये है क्या? देखो, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म विज़न होता है एक्चुअली इसमें, ठीक है? तो यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशनल को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब कैसे? तो इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एम्प्लॉयी के एटीट्यूड्स में, वैल्यू में, उनके रोल्स में और इवन उनके वर्किंग मेथड्स में, ठीक है? तो यहाँ पे जनरली फोकस क्या होता है? इंडिविजुअल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं सो दैट जो चेंजेस इंप्लीमेंट कराई जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, है ना? वो जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, ठीक है? ये कब स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट? 1950s में स्टार्ट हुआ था डगलस मैकग्रॉ के काम के बाद, और बाद में इसको स्ट्रेंथ मिला, है ना? जब यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के सर्वे रिसर्च सेंटर पे सारी चीजें पढ़ी और समझी गई। तो क्या फीचर्स है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के? देखो, पहला चीज कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म है ना? बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और पर्पस क्या है? पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को सुधारना और एम्प्लॉयज के अंदर सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना, ठीक है? तो जितने भी ओडी प्रोग्राम्स है 3 साल 5 साल तक चलते हैं, ऐसे कंटिन्यूअसली चलाना होता है, ऐसा नहीं कि हाँ 2 महीना किया और बंद कर दिया, ठीक है? यहाँ पे एक और फायदा है कि स्कोप ऑफ चेंज इज वेरी ब्रॉड, ठीक है? कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, फिलोसफी में चेंज आए, एम्प्लॉयज के स्किल में चेंजेस कर रहे हैं, है ना? एंड एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जहां पे हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, तो स्कोप जो है वो काफी वाइड हो जाता है। ओके, अच्छा, दिस इज अगेन डायनेमिक प्रोसेस। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस डिफाइन कर दिया गया फिर फिक्स है, ठीक है? ये कंटिन्यूअस है बट फ्लेक्सिबल है। ये प्रोसेस क्या है? कंटिन्यूअस है बट इट इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। ये क्या हो रहा है? इट्स कंटिन्यूअस बट वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है? तो इसमें वी आल्सो नीड टू कीप ऑन रिकॉग्नाइजिंग कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स जब कब कहाँ और कैसे इंप्लीमेंट हो रही हैं। जब जैसे ऑब्जेक्टिव्स होंगे उस हिसाब से हम लोग चेंजेस को इंप्लीमेंट भी करते जाएंगे, ठीक है? सो दैट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हमारे गोल्स और हमारी चेंजेस वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता रहे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे कोई एक मेथड का यूज नहीं होता है, यहाँ पे a lot of multiple techniques and interventions are being used, ठीक है? हम यहाँ पे डेटा कलेक्शन भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे चीजों को एनालाइज भी कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चला रहे हैं, और हम, है ना, बिहेवियरल इंटरवेंशंस भी कर रहे हैं सो दैट प्लान तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस जो है वो इंप्लीमेंट हो, ठीक है? उसके अलावा वन मोर फैक्टर्स देयर, नॉर्मेटिव एजुकेटिव स्ट्रेटेजी, ठीक है? ये क्या है? इसमें कह रहा है कि यहाँ पे, है ना, वी एज्यूम कि बिहेवियर जो है वो कैसे शेप होता है, इंसान की जो वैल्यूज हैं और उसके जो नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे, है ना, बिहेवियर जो है वो फ्रेम होता है, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि जो भी अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस हैं उसको हटा के ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, है ना, वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ओडी की बात कर रहे हैं, दैट शुड हैपन इन अ प्रॉपर वे, ठीक है? प्लस एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो आ रहे हैं उनका भी रोल है, ठीक है? दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, खास करके तब जब ओडी अभी अभी इंप्लीमेंट हुआ है, बिकॉज वही उनका काम है कि वो समझाना एम्प्लॉयज को कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको एनालिसिस करना, ठीक है? दे हैव दैट पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट दैट चेंज एंड दे आर समवन हु विल बी गाइडिंग द एम्प्लॉय फॉर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? नाउ, व्हाट ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओडी, ठीक है? देखो, पर्पस बहुत सिंपल है, ओवरऑल इफेक्टिव और ओवरऑल इफेक्टिव तरीके से, है ना, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना है, स्पेशली किसको स्ट्रेंथन करना, उसके लोगों को, प्रोसेस को और कल्चर को, ठीक है? तो क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं ओडी के, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला है इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है? हमारा फोकस ये है कि एम्प्लॉयज जो हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, वो ज्यादा एफिशिएंट हो और क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बेहतर हो, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो गोल्स को जो है इजीली अचीव किया जा सके,
ठीक है। सेकंड थिंग कि इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए एक और चीज जो रिक्वायर्ड है वो है कोलैबोरेशन। तो टीम वर्क और कोऑपरेशन शुड हैपन। अगर वो टीम वर्क और कोऑपरेशन है एम्प्लॉयज के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, है ना, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो और इम्प्रूव होता है एंड थिंग्स बिकम मोर इजी। ठीक है। देन लीडरशिप कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। ओडी की वजह से होता क्या है कि जो मैनेजर्स और लीडर्स हैं, ठीक है, वो अपने लीडरशिप स्किल को स्ट्रेंथन करते हैं। इससे फायदा ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में इंप्रूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ ओडी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं एक वेरी वेरी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट है तो फायदा क्या है कि मतलब कि आप प्रमोट कर रहे हो इनोवेशन, आप प्रमोट कर रहे हो क्रिएटिविटी, है ना, आप आप प्रमोट कर रहे हो कंटिन्यूअसली कि आप नई नई चीजें सीखते रहो। ठीक है, और ओवरऑल आप फोकस कर रहे हो एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने में, जॉब सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज होती है उस पे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज होता है इससे फायदा कि जो चेंज मैनेजमेंट जो कैपेबिलिटी है वो और स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि ओडी की वजह से जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से दे अडेप्ट थिंग्स वेरी क्विकली। ठीक है, और इफेक्टिवली जो है वो कंपटीशन और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो है चीजों को बदल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, प्लस ये इट ऑल्सो सपोर्ट्स वन मोर थिंग कि एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है बिकॉज एम्प्लॉय जो है नई नई चीजें सीख रहा है। एम्प्लॉय को पता है कि कोडिंग ऐसे होता है, बट लेट्स से कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में हमने कहा कि हाँ हम क्लाउड का यूज करना चाहते हैं, नॉट अ प्रमोशनल पोस्ट, बट हम पर्टिकुलर XYZ एआई का यूज करना चाहते हैं। इससे फिर उनको सिखाया, ठीक है, तो नई स्किल सीख रहे हैं, नॉलेज बढ़ रहा है और उनकी जो कंपिटेंसी है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। ठीक है, तो ओवरऑल करियर में ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट थिंग इज ओडी एंड एमडी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो बहुतों का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक्सटेंशन है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का। बिकॉज दोनों में ही क्या चीज होता है, दोनों के अंदर एक चीज होती है, दे यूज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द इंप्रूवमेंट पर्पस, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द टू। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं? ठीक है, देखो, तो एमडी जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट ये फोकस करता है स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर और कैपेबिलिटी, है ना, किसके? इंडिविजुअल मैनेजर्स के, सो दैट वो परफॉर्म कर सके ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, वहीं ओडी की बात करें तो ये एम करता है किस चीज पे, कॉम्प्रिहेंसिव चेंज लाने की कोशिश करता है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। यहां पे बात कर रहे थे हम इंडिविजुअल मैनेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में, यहां हो रही है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पे स्ट्रक्चर, सिस्टम, कल्चर, पीपल सब जगह बदलाव की बात हो रही है। ठीक है, इसी चीज को एक फिलोसोफर माइनर ने एक्सप्लेन किया चार की क्वालिटीज के बेसिस पे। ठीक है, सो माइनर एक्सप्लेन दिस डिफरेंस बाय आइडेंटिफाइंग फोर की क्वालिटीज डेवलप्ड थ्रू एमडी। क्या है? एमडी से क्या होता है? पहला, पॉजिटिव टुवर्ड्स, पॉजिटिव एटीट्यूड अथॉरिटी के प्रति। आप कॉम्पिटिटिव होते जाते हो, आपके अंदर असर्टिवनेस आती है एंड यू आर टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अहेड। ठीक है, तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी चीज आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये सब क्या है? ये सब है मैनेजेरियल स्किल, इजंट इट? ये सब क्या है? दीज ऑल आर मैनेजेरियल स्किल। वहीं ओडी जो है वो क्या फोकस करता है? ओडी फोकस करता है इंडिविजुअल प्लस द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां क्या है? मैनेजरियल स्किल मतलब इंडिविजुअल्स की बात होने लगी। ठीक है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है ये अडेप्ट करता है इंडिविजुअल टू द ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, जबकि ओडी जो है वो क्या अडेप्ट करता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को टू सूट इट्स पीपल। ठीक है, जो भी बदलाव हो रहे हैं उसके हिसाब से वो अडेप्टेशन दिखना चाहिए। ठीक है, और इसीलिए चूंकि इनके पर्पस में डिफरेंस है तो स्ट्रेटेजीज जो है ओडी और एमडी के वो भी काफी डिफरेंट है। ठीक है, नाउ ओडी का प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं? ठीक है,
तो चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हम कहाँ बदलाव लेके आ रहे हैं, हम बदलाव लेके आ रहे हैं लोगों में, हम बदलाव लेके आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, है ना, और हम बदलाव लेके आ रहे हैं सिस्टम में। ठीक है, तो इसी चीज को, है ना, अलग अलग एक्सपर्ट ने अलग अलग स्टेजेस में चीजें समझाए हैं। तो 4 मेजर स्टेप्स में हमें ये प्राइमरीली समझना होता है। पहला है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा, उसको डायग्नोसिस करना होगा। ठीक है, तो ओडी का जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है सबसे पहले, कि जब मैनेजमेंट जो है कुछ आइडेंटिफाई करता है कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, मे बी प्रॉफिट घट रहा है, मे बी एम्प्लॉय जो है टर्नओवर ज्यादा है, मे बी प्रोडक्टिविटी घट रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी ओडी कंसल्टेंट होता है वो क्या करता है, इन सारी चीजों के ऊपर डेटा कलेक्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, उस डेटा को फिर एनालाइज करना शुरू करेगा कि ऐसा क्या गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, क्या रूट कॉज है, क्या इशू है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। ठीक है, अब ये चीज जाहिर सी बात है कि मेडिकल में भी हम लोग यही करते हैं, हम रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इलाज निकालने की कोशिश करते हैं, इजंट इट। देन फिर सेकेंड स्टेज होता है प्लानिंग फॉर चेंज। तो जब हम एक बार प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लिए, ठीक है, तो जो कंसल्टेंट है वो अब निकालेगा प्लान ऑफ एक्शन, है ना। क्या प्लान ऑफ एक्शन हो जिससे कि इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। सबसे पहले कि ओडी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी और क्या टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और हम किस सीक्वेंस में क्या चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। तो सीक्वेंसिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस थिंग। ठीक है, अच्छा, प्लस जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लानिंग कर दी तो सिर्फ वही इंप्लीमेंट हो। इट शुड बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, सो दैट जो भी रिक्वायर्ड जो मॉडिफिकेशंस हैं वो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशंस इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, जो भी फीडबैक आ रहा है उसके बेसिस पे। चलो, अब क्या क्या इंटरवेंशन हो सकता है सिस्टम के अंदर। तो जिस स्टेज पे ये जो भी प्लान चेंजेस हैं, जब हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब इंट्रोड्यूस कर दो। ग्रेजुअली, हौले हौले, है ना, जब जहां इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट हो वैसे वैसे वो चेंजेस को इंप्लीमेंट करना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहला काम आपको करना है जब आप चेंज इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो वो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। अचानक से सब अगली सुबह ऑफिस आए और आपने कहा कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस, इट विल क्रिएट पैनिक। ठीक है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करो, है ना, किस किस लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, और रिक्वायर्ड पड़े तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। इससे फायदा क्या होगा कि जो आपने चेंज इंप्लीमेंट किया उससे बिहेवियरल पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। लोगों के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन से जो के थ्रू जो इम्पैक्ट पड़ना है, उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट विल नॉट बी वेरी वेरी हाई ऑन द पीपल। ओके, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। देन जब आपने चेंज इंप्लीमेंट कर दिया तो अगेन ये चीज पे हम वापस आ रहे हैं, वो है इवेल्युएट करो और फीडबैक लो। ठीक है, बिकॉज एक बार जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर लिया, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट इट। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि आप मॉनिटर कर रहे हो कंटिन्यूअसली कि क्या कोई ऐसा गैप एरिया है जो छूट गया है। ठीक है, आपको गैप एरिया पता चल जाएगा बिकॉज ऑफ द फीडबैक, और फिर उस गैप एरिया को फिल किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। अब इसमें भी, है ना, फीडबैक जो हम करते हैं तो किस किस तरह के मेथड यूज कर सकते हैं, है ना। हम क्रिटिक्स के थ्रू सेशंस, क्रिटिक्स का सेशन करा सकते हैं, वो लोग आपको क्रिटिकल एंगल के थ्रू देख के सारी चीजें बताएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला सिस्टम, लोगों के ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद क्या बिहेवियर में चेंजेस आए, इस चीज को भी समझ के वी कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है, वो चीज देखते हैं। तो अलग अलग लेवल पे हम लोग इंटरवेंशंस करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को हम बढ़ा सकें। ठीक है, तो हम क्या क्या ट्रेनिंग्स इंक्लूड करते हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, प्रोसेस कंसल्टेशन, टीम डेवलपमेंट एंड ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज वन बाय वन। पहला है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये वो मेथड है जहां पे बिहेवियरल चेंज जो है ये बेस्ड है किस चीज पे, अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, हम ये चीज करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड चीजें करा रहे हैं। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो घट जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं
कि लोगों के ईगो स्टेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इंटरैक्शंस में किस-किस तरह के ईगो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है? इससे हमें उनके मैच्योर बिहेवियर के बारे में आइडिया लगता है, उनका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसके बारे में आइडिया लगता है एंड जो भी प्रॉपर रिलेशनशिप है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के बीच में, ठीक है? नेक्स्ट थिंग प्रोसेस कंसल्टेशन। तीसरा चीज क्या है कि हमेशा इट इज इंपॉर्टेंट कि देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन कंसल्टेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। इससे फायदा क्या होगा, जो चेंज कंसल्टेंट है, ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, इनके बीच में, है ना, अगर आप कंसल्टेशन वाली चीज इंप्रूव कर रहे हो, ठीक है, तो कोऑपरेशन वाली चीज इंप्रूव इंक्लूड कर रहे हो, तो इससे फायदा क्या होगा कि कम्युनिकेशन विल बी वेरी क्लियर, इट विल नॉट बी वन वे, है ना, डिसीजन मेकिंग ज्यादा इंप्रूव होगा, लीडरशिप ज्यादा अच्छी होगी, ग्रुप के जो भी नॉर्म्स डिसाइड हुए हैं आप देखोगे कि वो प्रॉपर तरीके से फॉलो अप हो रहा है एंड ग्रुप्स के बीच में जो रिलेशन है वो भी काफी स्मूथली फंक्शन हो रहा है, ठीक है। प्रॉप यहाँ पे एक और चीज है कि जो मैनेजर्स हैं उनका रोल जो है यहाँ पे बढ़ जाता है, बिकॉज उनका काम यहाँ पे ये हो जाता है कि दे हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। मैनेजर्स का काम क्या है, दे हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ओवर हियर, ठीक है, एंड देन वर्क ऑन द डिजायर्ड आउटकम। ऐसा क्या करें कि आउटकम्स में इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिले, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, टीम का डेवलपमेंट। तो ग्रुप लेवल इंटरवेंशन पे, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम की जो इफेक्टिव तरीका है जो वो बढ़ाने के लिए वी कैन डू दैट। इसमें हम क्या क्या चीजों पे फोकस करते हैं, वी फोकस ऑन बिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, इंटरेक्शन और फीडबैक शेयर करो एक दूसरे के बारे में, ऑन कोऑपरेट ईच अदर इन इन द वर्क्स एंड टास्क, ठीक है। तो इससे फायदा होता है कि टीम बिल्डिंग जो एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें इंप्रूव होती हैं, सो पीपल दे टेंड टू बिकम टीम प्लेयर्स, और इससे ओवरऑल फायदा किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन को होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रिड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है, ठीक है। इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया था, ब्लेक एंड मोर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड मॉडल, ठीक है। इसमें हमें फायदा क्या है कि मैनेजरियल जो स्टाइल है वो इंप्रूव होता है, टीम वर्क वो इंप्रूव होता है, ग्रुप्स के बीच का जो रिलेशन है वो इंप्रूव होता है, ठीक है, एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है कितना इफेक्टिव है, दैट थिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी विजिबल बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ह्यूमन ओरिएंटेड टेक्निक्स का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ओडी प्रोग्राम्स के अंदर, है ना, हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करते हैं, प्रोसीजर्स, इंसेंटिव सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड और ऑब्जेक्टिव सेटिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। इन सब चीजों में भी चेंजेस लाके, है ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का रोल क्या है, देखो, जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में, ठीक है। बट द फैक्ट इज दैट कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर इफेक्टिव तरीके से रन करना है तो दिस थिंग हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट देयर इज चैलेंज टू, ठीक है, दैट इट कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली बाय मॉडिफाइंग द रिवार्ड सिस्टम। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे बढ़ा दिए तो बदलाव हो जाएंगे या फिर घटा दिए तो बदलाव हो जाएंगे। द फैक्ट इज दैट कि फैक्ट ये है कि जो एम्प्लॉयज जो हैं उनकी तरफ से सपोर्टिव जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव चेंज लाने की बात हो रही है ओडी के अंदर, हम स्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, लोगों में बहुत सारी चेंजेस लाने की कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से आउटकम्स, तो पहला ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो है, जो कि कंसिस्टेंट है इन वैल्यूज के साथ, उसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज जो है दैट टू रिकॉग्नाइज ईच एम्प्लॉय एज अ कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सबको एक जैसा ट्रीट कर रहा है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड्स जो है वो काफी डाइवर्स हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से उनका वर्क और पर्सनल लाइफ का जो परफॉर्मेंस है उसमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, ट्रस्ट और म्यूचुअल इमोशनल सपोर्ट अमॉन्ग्स द मेंबर्स, ऑल, हर लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे इस तरह का ट्रस्ट डेवलप करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग। इंथुजियाज्म, है ना, और पर्सनल सेटिस्फैक्शन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ठीक है। साथ ही साथ इंडिविजुअल और ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो भी प्लानिंग एक्टिविटीज हो रही है उन सब में हर एक इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप को शामिल करना, ठीक है। प्लस वन मोर थिंग कि यहाँ पे से एक और फायदा कि अगर आपको इस चीज को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो कम्युनिकेशन डायरेक्शन शुड बी ओपन, वो जो कम्युनिकेशन चैनल है वो उसको खुला रखो, ठीक है, सो दैट इट बिकम्स इजी, है ना, फॉर द ग्रुप मेंबर्स और द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू कम एंड कनेक्ट टू द मैनेजर्स और द चेंज एजेंट्स। फायदा ये होगा कि
यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा तो ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है? तो रेसिस्टेंस जो है वो कम होता है, ठीक है? प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट ऐसा बनाओ कि अथॉरिटी जो है वो हमेशा बेस्ड है फॉर्मल रोल्स पे, ठीक है? अथॉरिटी को खुद ही वो डिराइव हो रहा है किस बेसिस पे, नॉलेज और स्किल के बेसिस पे वो सारी चीजें हो रही है। बट डिस्पाइट दैट इट लुक्स वेरी गुड, द फैक्ट इज दैट कि इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है अभी के टाइम पे इट इज वाइडली बीइंग यूज्ड बाय यू नो ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना? बट कुछ क्रिटिसिज्म भी है, ठीक है? कि इससे इसमें सारी चीजें लिख थी तो दी गई हैं, बट द फैक्ट इज दैट कि जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो सारे, है ना, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड वैसे नहीं हुए, ठीक है? 1960s के टाइम पे ओडी पॉपुलर हुआ था, ठीक है? बट 1960s के टाइम पे वी सॉ कि ओडी के अंदर डिससैटिस्फैक्शन भी ज्यादा है। तो क्या क्रिटिसिज्म है, लेट्स चेक इट आउट। देखो, फैक्ट ये है कि गैप है आइडियल कंडीशन और एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटीज में। बुक में और पेपर पे लिखना और जो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना, दोनों में काफी फर्क है, ठीक है? कई बार तो ऑर्गेनाइजेशनल जो डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो मोस्टली फोकस कर रहे होते हैं आइडियल सिचुएशन पे, ना कि ग्राउंड लेवल रियलिटी के ऊपर, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज की ओडी जो है एम्प्लॉयज को फुल्ली प्रिपेयर नहीं करता है जो मेजर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है इतने ओपन और फ्लेक्सिबल सिस्टम को इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। वो प्रॉपर और ओपन सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हाउ कम आर वी एक्सपेक्टिंग कि एम्प्लॉयज जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है? सेकंड थिंग कि रेसिस्टेंस जो भी हो रहा है वो चेंज को लेके वो बहुत नॉर्मल चीज है, मैंने पहले भी कहा है कि ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है? बट ओडी प्रोग्राम के अंदर क्या कह रहा है कि ये अक्सर चेंज को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो इसका नुकसान क्या होगा कि वो इफेक्टिव जो चीजें होंगी उसके उस चीज को घटा सकता है, ठीक है? अच्छा, एम्प्लॉयज के लिए, है ना, वैसे एम्प्लॉयज जिनका अचीवमेंट कम है ना, मोटिवेशन कम है, या फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे केसेस में ओडी जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है? प्लस ओडी में एक और चीज है कि आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, आप चेंजेस की बात कर रहे हो, चेंज एजेंट्स की बात कर रहे हो, तो द प्रॉब्लम इज दैट कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव थिंग। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? भले कोई पॉजिटिव आउटकम आए या ना आए, बट यस, सिंस दे हैव द फंड, दे कैन गेट इट इम्प्लीमेंटेड इन देयर ओन इजी वे, ठीक है? अब बहुत सारे ऐसे जो क्रिटिसिज्म है वो मेजरली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, जहाँ पे ओडी प्रोग्राम जो है बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। भले एक्सपेक्टेशंस कुछ और थे बट हुआ कुछ और है, ठीक है? तो ये भी है कि कुछ फेलियर जो है इस वजह से हुए क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वेरी वीक, नो, देयर आर सर्टेन इंसिडेंट्स, देयर आर सर्टेन केसेस वेयर इट वाज बीइंग सीन कि प्रॉपर तरीके से चीजें इम्प्लीमेंट ही नहीं की गई। तो जैसे कि इवेंट्स जो है ना, इन्होंने तीन मेजर रीजन आइडेंटिफाई किए थे कि ओडी प्रोग्राम क्यों फेल होता है। पहला इन्होंने कहा कि कंसल्टेंट्स जो है ना, वो ऐसी डिजाइन प्रोग्राम बना ही नहीं पा रहे हैं जो कि एम्प्लॉयज के एक्चुअल नीड के हिसाब से है। तो यहाँ पे ये फेल हो गए, ठीक है? अच्छा, फेलियर टू मॉडल अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय बिहेवियर ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? अब जब चीजें आप ओडी को जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो जो आइडियल जो एम्प्लॉय बिहेवियर और जो तरीका है वो आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हो, तो इसकी वजह से भी फेल होता है, ठीक है? साथ ही साथ एम्प्लॉयज का मोटिवेशन, जो मोटिवेटेड रखने वाली जो चीज है, वहां पे भी इट इज बीइंग सीन कि वहां पे, है ना, ओडी मॉडल के अंदर लॉट ऑफ पीपल दे फेल्ड टू कीप देयर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड थ्रू पार्टिसिपेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, ठीक है? सो बिकॉज ऑफ दिस थिंग टू, है ना, इट दीज प्रॉब्लम्स वर विजिबल, ठीक है? चलो, तो कैसे हम इफेक्टिव तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने का एक सॉल्यूशन ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, दे शुड प्रोवाइड जेन्युइन एंड एक्टिव सपोर्ट, ठीक है? जो जेन्युइन है वो करो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन करो, स्पेसिफाई करो कि दीज आर द पॉइंटर्स, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये हम करना चाहते हैं। वेग स्टेटमेंट्स, वेग ऑब्जेक्टिव्स की वजह से भी कई बार ओडी फेल हो जाता है। सेकंड थिंग कि आप टाइम दो प्रॉपर, है ना, इस प्रोग्राम को, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अदरवाइज रिजल्ट जो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है? जो भी इंटरवेंशन है उसको केयरफुली जो है सेलेक्ट करो ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से,
ठीक है, दिस इज द नीड, सो फिर हम इस हिसाब से ही चीजें करेंगे, ठीक है। और सिर्फ कंपीटेंट और एक्सपीरियंस्ड ओडी कंसल्टेंट्स को ही हम लोग काम में लगाना चाहिए, ठीक है। तो जब इस चीज को हम प्रॉपरली प्लान तरीके से करेंगे, तब जाके ही, है ना, ओडी जो है विल बी मोर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो विद दिस ओडी का भी हमारा कॉन्सेप्ट इज खत्म, ठीक है। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, वहां पे हम लोग एथिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा है, राइटेड रेग। और अगर आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन पिंग ऑन 8083317029, so this is the number over here. See you again, bye bye, good night. I'm saying good night because it's night over here now.